अब तक आपने सुना कि कैसे ख़याली और तुलसी ने रत जगह के लड्डुओं का प्रसाद प्रधान जी, पटवारी जी और चौकी के सिपाही जी तक पहुंचाया और ख़याली की पोती गोद लेने हेतु ज़रूरी दरखास्त भी लगाई। सभी ने उसका सहयोग किया और दोनों के सामने अपनी बातें भी रखी, मगर ख़याली और तुलसी ने किसी को भी अपने मुकदमे के प्रति आश्वस्त नहीं होने दिया। अपने सफल दिन का समापन उन्होंने अपनी शिला साधना पर किया। इस दौरान ऊर्जावान होने के बाद इन्होंने ज़रूरी मुद्दों पर विचार विमर्श किया। इसके बाद ये रौद्र रस से ओत-प्रोत होकर अपने घरों में आ गए। आज इनकी अदालत में पेशी थी। आगे का हाल एपिसोड 25 में सुनिए। शीर्षक है आखिरी पेशी। सुबह होने तक ख़याली और तुलसी शांत रस से ओत-प्रोत हो चुके थे। वे अपने झकाझक कपड़ों में, माथे पे देवी का टीका लगाए हुए जब सारंगी और ढपली के साथ इजलास के लिए निकले तो उनके चेहरों पर एक दृढ़ता दिख रही थी। आज वे आर या पार वाले अंदाज में थे। एक नन्हे पिरानी ने उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया था। हमेशा की तरह आज भी वे समय पे इजलास पहुंच गए। उन्होंने अपना गाजा बाजा चाय वाले को थमा दिया। उनका केस पहले नंबर पे लगा था। आज इजलास में भी मज़े की भीड़ होने की उम्मीद थी। तमाशबीनों को पिछली तारीख पर ही अंदाज लग गया था कि अब इस केस में फैसला होने का वक्त आ गया है। तुलसी और ख़याली आज साथ साथ चल रहे थे। यह देखकर लोगों को आश्चर्य हुआ। दोनों कमरा नंबर 3 की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि सामने से पटवारी जी और प्रधान जी भी चले आ रहे हैं। पहले तो वे चौंके, फिर दोनों ने उन्हें एक साथ प्रणामी की। ख़याली बोले, अरे वाह, आज तो हाकिम, हुक्काम और नेता परेता सभी इजलास में झूल रहे हैं। प्रधान जी बोले, ये सब तुम लोगों की मेहरबानी है। जज साहब ने तुम्हारे मामले में आज हम लोगों को भी बुलाया है। इसके बाद प्रधान जी ख़याली को एक तरफ कोने में ले जाकर बोले, देखो ख़याली, हम जानते हैं कि तुम एक अक्लमंद आदमी हो। ज़रा हमारी बात को समझने की कोशिश करना। देखो, ऐसा है कि अगर इस बार हमारा गांव आदर्श ग्राम बन गया तो अगली बार हमें ब्लॉक कमेटी में मौका मिल जाएगा। फिर हमारी जगह पे तुम प्रधानी का चुनाव लड़ लेना। हम तुम्हारे लिए पूरा जोर लगा देंगे। प्रधानी का नाम सुनते ही ख़याली आंखें मिचमिचाने लगे। वे बोले, और तुलसी का क्या होगा? प्रधान जी बोले, उन्हें लोक मंडली में तनख्वाह पे लगवा देंगे। उनका भी काम चलता रहेगा। कभी कभी तुम भी उनके साथ ढपली बजा लिया करना। बस तुम तनख्वाह नहीं ले पाओगे। अब कोई प्रधान के गाने बजाने पर रोक थोड़े ही होती है। ख़याली माथे पे बल डालकर सोचने लगे। प्रधान जी को लगा कि ख़याली कहीं फिसल ना जाए, अतः उन्होंने थोड़ा चुग्गा और डाला। वे बोले, तुम्हारी बहुरिया को आंगनबाड़ी में लगवा देंगे। उसका भी 4 गांव मोहल्लों में नाम हो जाएगा। तुम्हारे लड़के को क्लास 4 में रखने के लिए हम पटवारी जी से सिफारिश कर देंगे। आजकल वैसे भी चकबंदी दफ्तर में चपरासी की जगह खाली चल रही है। ख़याली चमत्कृत थे। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि कभी किसी विष वृक्ष पर भी अमृत फल उग सकता है। दुनिया की नज़र में तो मुकदमेबाजी एक विष बेल की तरह थी जो बस फैलती ही जाती है, लेकिन यहाँ तो यह मीठे फलों से लद गई थी। ख़याली ने मन की खुशी अंदर ही दबा ली और गंभीर स्वर में बोले, हम तुलसी से बात करके आपको जवाब देंगे। अदालत शुरू होने में अभी 10 मिनट बाकी थे। ख़याली पलटकर तुलसी की तरफ लपके। तुलसी खुद इस समय पटवारी जी से लोक कला मंडली की जानकारी ले रहे थे। ख़याली उनकी बाँह पकड़कर लगभग खींचते हुए एक ओर को ले चले। वे उन्हें कोने में ले जाकर बोले, अरे तुलसी दादा, लगता है कि अपने दिन फिरने वाले हैं। पटवारी जी ने भी शायद तुलसी को कुछ ऐसी ही दिन फेरने वाली बातें बताई थी।
सो वे भी बोलने को अकुला रहे थे। ख्याली ने उन्हें मौका ही नहीं दिया और प्रधान जी वाली सारी बातें उनके कानों में उलट दी। ख्याली की बातें सुनकर तुलसी की आंखें चमकने लगी। वे चहक कर बोले, यही सब तो पटवारी जी भी हमसे बोले थे। दोनों ने पीछे घूमकर देखा तो पाया कि प्रधान जी और पटवारी जी साथ खड़े हुए मुस्कुरा रहे थे। ख्याली तुरंत समझ गए कि ये दोनों गांव से ही योजना बनाकर आए थे। ख्याली तुलसी को साथ लेकर उनके सामने पहुंचे और बोले, जय हो आपकी। जब हाकिम और नेता मिल जाएं तो संसार में कुछ भी हो सकता है। हमारा माथा तो आप दोनों को साथ साथ देखकर पहले ही ठनका था, मगर हमने सोचा कि आए होंगे अपने किसी राजकाज से। लेकिन एक बात हम भी कहना चाहते हैं। पटवारी जी और प्रधान जी सवालिया हो गए और पूछा, क्या? ख्याली बोले, आप लोगों ने सबके बारे में तो सोच लिया, लेकिन एक बेजुबान को तो आप भूल ही गए। प्रधान जी बोले, मजाक मत करो ख्याली, तुम्हारे पोता पोती तो अभी गोद में हैं। जब उनका वक्त आएगा तो उनके लिए भी जरूर कुछ अच्छा ही होगा। प्रधान जी को लगा था कि ख्याली के यहाँ सिर्फ पोता पोती ही बेजुबान थे, सो उन्होंने उनका नाम ले लिया था। हालांकि बेजुबान वे भी नहीं थे, वे भी दिन भर घर में गुलगपाड़ा मचाए रहते थे। ख्याली प्रधान जी की अकल पर तरस खाते हुए बोले, अरे हम अपने नन्हे पिरानियों की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो अभी महतारी के दूध पर चल रहे हैं। हम तो तुलसी के बेजुबान की बात कर रहे थे। यह सुनकर तुलसी भी चौंके कि ये कौन सा बेजुबान उनकी जानकारी के बिना उनके घर में घुस आया था। उनके हिसाब से उनकी घरवाली तो खुद ही जुबान थी, उसी के चलने से तो वे खुद जीवन भर चले थे, वह बेजुबान कैसे हो सकती थी। तुलसी को असमंजस में देख ख्याली बोले, तुलसी, ऐसे बौझक की तरह मत देखो, तुम तो अपनी मंडली में देशाटन पे निकल लोगे, लेकिन कभी सोचा है कि तुम्हारे दाड़िंदे का क्या होगा? कहीं उसने तुम्हारी गैर हाजिरी में भौजी के पेट में सींग मार दिया तो? वे ख्याली के सोच के कायल हो गए। इतनी दूर तक तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। वे भली भांति जानते थे कि ख्याली बैल भी दूह सकता है, अतः उन्होंने उसकी हर बात पर सिर हिलाना ही उचित समझा। वे बोले, हाँ यार, ये तो हम भूल ही गए थे। इनका वार्तालाप सुनकर प्रधान जी बोले, इस सारे मामले में दाड़िंदे का क्या काम? ख्याली बोले, ये तो खूब बढ़िया है कि कटहल का कोया कोया मेरा और मुसड़ा मुसड़ा तुम्हारा। वैसे हमारा दाड़िंदा भी कोया ही है। प्रधान जी बोलो, देखो भाई, पहेलियां तो बुझाओ मत, सीधे सीधे बताओ कि चाहते क्या हो। ख्याली पुराने शातिर थे। वे बोले, कुछ नहीं, आप बस दाड़िंदे को भी कहीं भर्ती कर लो। अरे आपने वो दाड़िंदा साण योजना के बारे में नहीं सुना? प्रधान जी के चेहरे पर उलझन देखकर पटवारी जी बोले, अरे प्रधान जी, ये दाड़िंदा साण नस्ल सुधार योजना के बारे में बोल रहा है। ये चाहता है कि इसके दाड़िंदे को भी सरकारी सील दाग कर इस नेक कार्य में भर्ती कर लिया जाए। ख्याली की दूरदर्शिता से तुलसी अचंभित थे। प्रधान जी को जब सारी बात समझ में आई तो वे भी ख्याली के दिमाग की दाद दिए बिना नहीं रह सके। वे ठाका लगाकर हंसने लगे, फिर बोले, वाह ख्याली, क्या दिमाग पाया है, मान गए। अब हमें पूरा भरोसा हो गया है कि हमारे बाद तुम हमसे भी बढ़िया प्रधानी करोगे। हम आज ही कांजी हाउस वालों को खबर कर देंगे, समझो तुम्हारा दाड़िंदा आज से सरकारी भर्ती में आ गया। प्रधान जी को अपना सही उत्तराधिकारी मिल गया था। वे गदगद थे, सबको अपना भविष्य उज्जवल दिख रहा था। ख्याली ने आज सचमुच ही बैल दूह लिया था। इसी समय अदालत की घड़ी ने 10 बजे का घंटा बजाया और ये बरामदा गोष्ठी विसर्जित हो गई। आज इसमें सचमुच में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ था। तुलसी और ख्याली की जब गोष्ठी चल रही थी तो अर्दली बीच में 2-3 बार इन पर नज़र मारकर चला गया था। वह बोला तो कुछ नहीं था, लेकिन आज उसे भी कुछ खास होने की उम्मीद बन गई थी। अदालत में आज विशेष चहल पहल थी।
तुलसी और ख्याली हमेशा की तरह शांत और प्रसन्न दिख रहे थे। अदालती माहौल में उन्हें कोई उलझन नहीं होती थी। उनका सोचना था कि उन जैसों की वजह से ही तो यहाँ दर्जनों लोग अपने बाल बच्चे पाल रहे थे, अन्यथा इनमें से ज़्यादातर तो ढोल मंजीरे के साथ गली कूचों में नजर आते। वे अपने इस योगदान से अवगत थे, अतः हमेशा अदालत में सिर ऊंचा करके आते थे। जज साहब कोर्ट में स्थान ग्रहण कर चुके थे। उन्होंने अदालती कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दिया। अर्दली हमेशा की तरह केस नंबर 313 की पुकार लगाने अदालत के दरवाजे पे आया। यहाँ ख्याली और तुलसी पहले से मौजूद थे। उसने पुकार लगाने के लिए मुंह खोला ही था कि ख्याली बोल पड़े। हम सामने ही तो खड़े हैं, आप काहे गले को तकलीफ दे रहे हो? अर्दली ने एक नज़र उन पर डाली, फिर अपने अंदाज में केस की पुकार लगाने लगा। उसे याद था कि एक बार जब उसने बिना पुकार लगाए उन्हें अंदर आने के लिए कहा था तो यही ख्याली आंखें मिचमिचा के बोला था कि पहले पुकार तो लगाओ। अर्दली ने अपनी पुकार के आखिर की हो पूर्ण की तो ख्याली बोले, भलाई का तो अब जमाना ही नहीं रहा। इसके बाद वे अदालत में साथ साथ घुसे और फरीकैन के स्थान पर जाकर खड़े हो गए। उन्होंने जज साहब और कोर्ट साहब सहित सभी हाजरीन को हाथ जोड़कर प्रणामी की, मानो वो किसी भजन कंपटीशन में भरी पूरी भीड़ के सामने परफॉर्मेंस देने मंच पर आए हों। हाजरीनों की तरफ से भी कई जोड़ी हथेलियां उनकी तरफ जुड़ गईं। जज साहब उनकी कारगुजारी देख समझ रहे थे। फरीकैन ने आते ही मजमा अपने पाले में कर लिया था। आज जज साहब ने केस की शुरुआत की। वे बोले, हमारी ज़िंदगी का ये अनोखा केस है। पिछली कई तारीखों से हम इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार फरीकैन या सरकारी वकील की कोई ना कोई दलील हमारी पिछली सोच को बदल देती है। कभी लगता है कि सरकार दस्तंदाजी जुर्म और शांति भंग के अंदेशे में फरीकैन को पाबंद करने की इच्छुक है, तो कभी लगता है कि खुद फरीकैन इस अदालती जद्दोजहद को कायम रखने के मुंतज़िर हैं। आज तक हमें भी सरकारी पक्ष की दलीलों से फरीकैन पर लगे इल्ज़ामात पर ज़्यादा यकीन तो नहीं हो सका, लेकिन फरीकैन ने ज़रूर एक दूसरे को खुद का कत्ल करने लायक साबित किया है। आज इस बात का फैसला होकर ही रहेगा कि सच क्या है। आज दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ख्याली और तुलसी को उनकी तकरीर से बस एक ही बात समझ में आई कि आज जरूर कुछ होकर रहेगा। उन्होंने भी खुद को चाक चौबंद कर लिया। वे कुछ देर पहले बरामदे में हुई बातचीत को भूल गए। उन्हें अपने अदालती तजुर्बे पर यकीन था। अदालत में तो सभी जीत के पीछे भागते हैं। ये कोई भी नहीं सोचता कि इस जीत से क्या हासिल होगा। वे पुनः फरीकैन वाले जोश से भर गए। उन्होंने आपस में 3 कदम का फासला बना लिया। जज साहब ने भी उनके इस परिवर्तन को नोटिस किया। उन्हें लगा कि कहीं उन्होंने अपनी शुरुआती तकरीर में कोई गलत बात तो नहीं बोल दी, क्योंकि उन्होंने इसमें अपने पेशकार के सुझाए कुछ उर्दू अल्फाजों का इस्तेमाल कर दिया था। इनमें से कुछ के मायने उन्हें भी साफ नहीं थे। उनकी तकरीर ने यहाँ फरीकैन की बॉडी लैंग्वेज बदल दी थी। उन्हें लगा कि थोड़ी देर के लिए माहौल ठंडा करना बहुत ज़रूरी है, अतः उन्होंने 15 मिनट के लिए अदालती कार्रवाई रोक दी। फरीकैन और तमाशबीन बरामदे में आ गए। जज साहब और कोर्ट साहब चेंबर में गुफ्तगू करने लगे। तुलसी चुनौती निकालकर जल्दी जल्दी सुर्ती बनाने लगे। उन्हें इस अचानक इंटरवल का मतलब समझ में नहीं आया था। बरामदे में टहलते हुए उन्होंने चलते चलते वाली सुर्ती तैयार की। दोनों ने इसे अपने मुखों में स्थापित किया। फिर दोनों महानायक पुनः बरामदे में टहलने लगे। बाकी लोग भी बरामदे में आकर पान पत्ते से फारिग होने लगे।